हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th में पार्ट 6 का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। पार्ट 6 के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं इस चैप्टर में, जिस जिस पेज में और लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं साइंस के वो सारे आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 77 पे प्रश्न है, पूछा गया था उत्तक क्या है, यानी टिश्यू क्या है। तो टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो बनावट व कार्य में समान हो। ठीक है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे ही हम उत्तक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। बस क्या होगा, ये जो उत्तक होते हैं ये एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं और इनका कार्य भी, इनकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी इनका कार्य भी समान ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक का उपयोग या क्या उपयोग है। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें उत्तक का बहुत उपयोग होता है, क्योंकि उत्तक ही होते हैं जो हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं और उन अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब अंग तंत्र का निर्माण होता है तभी हमारा एक शरीर तैयार होता है और हमारा शरीर पूरी तरह से फंक्शन करता है या कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। और पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे CO लिखा, CO ने CO2 होता है। ठीक है, क्या होता है? CO यहाँ पे 2 होना चाहिए, CO2 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं पौधे। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए 2 पॉइंट है, इनमें देख लेते हैं। पौधे जमीन में पानी को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ऊपर खींचते हैं। जो हम देखते हैं ना, पौधों में पानी डालते हैं तो वो पानी जो होता है जमीन में डालते हैं और पौधे क्या करते हैं, उस जमीन से पानी को खींचते हैं और ऊपर ले जाते हैं। और ये क्या करता है, इसका कार्य है पौधे को ठंडा रखना, या इससे क्या होता है, पौधा जो है ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल उत्तक यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 प्रकार के हैं, मृदुत उत्तक, स्थूल कोण और दृढ़। ठीक है, ये 3 प्रकार के सरल उत्तक होते हैं। अब इसमें आपका सरल उत्तक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, प्ररोह का शीर्षस्थ विभाजोत्तक कहाँ पाया जाता है। तो जो प्ररोह मतलब जो शीर्षस्थ विभाजोत्तक होता है, ये एक प्रकार का उत्तक है जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, वृद्धि करता है। ये आपको पौधे के या तो एकदम शीर्ष पे मिलेगा या तो जड़ों की एकदम नोक पे मिलेगा। जो जड़ होती है पौधे की उनकी नोक पे मिलेगा। तो ये जो विभाजोत्तक होते हैं ये जड़ों तथा तनों की चोटी पर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं पौधों की। अगला प्रश्न देखेंगे, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। जो नारियल के रेशे होते हैं, ऊपर के रेशे आप देखते हैं ना, नारियल आप लेने जाते हैं तो उस रेशों को निकाल के तब दुकानदार नारियल देता है, वो किसके बने होते हैं। वो आप देखते हैं कि बहुत मजबूत होता है वो नारियल का रेशा, वो बना होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा का। ये उत्तक क्या करता है, पौधों में दृढ़ता और कठोरता प्रदान करता है। यानी पौधों की जो कोशिकाएं हैं ये एक प्रकार की ऐसी कोशिका है जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। अब फ्लोएम की बात करें तो इसमें इसके संघटक की बात करें तो आप देखेंगे छलनी नलिका और सहचर कोशिकाएं होती हैं या साथी कोशिकाएं जिसको कहते हैं, फ्लोएम मृदुतक होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये फ्लोएम के संघटक हैं। इसके बाद 87 पेज पे प्रश्न है, उस उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो गति के लिए हमारे शरीर में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, पेशीय उत्तक।
पेशीय ऊतक के कारण ही हमारे शरीर में गति होती है। ठीक है, पेशीय ऊतक क्या होता है, ये हमारी हड्डियों से जुड़ा होता है, ऐसे ऊतक होते हैं ये, ठीक, जिससे हमारी हड्डियों को ये गति कराने में सक्षम हो पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है। तो न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तो चित्र आप देखेंगे, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये डेंड्राइट कहलाते हैं, ये तंत्रिकाक्ष होता है, यहाँ से इस पोर्शन से जो होता है सिग्नल रिसीव होते हैं या संदेश रिसीव होते हैं, और ये जो हिस्सा होता है ये अगले तंत्रिका को सिग्नल भेजता है या संदेश भेजता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसकी अगर कही जाए इकाई या सबसे छोटी इकाई तो वो न्यूरॉन कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो साइज होता है इनका, ये लगभग 1 मीटर तक का हो सकता है। न्यूरॉन जो तंत्रिका होती है, इन कोशिकाओं की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। चलिए, ये तंत्रिका ऊतक जो होते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। अब हृदय जो पेशी होती है उसके 3 लक्षण कौन कौन से हैं, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं तीनों लक्षण क्या क्या है। ये अनैच्छिक पेशी होती है जो सामान्य परिस्थितियों में जीवन पर्यंत लयबद्ध संकुचन एवं प्रसार करती है। जीवन भर ये चलता रहता है, धड़कता रहता है। संकुचन मतलब दबती है, प्रसार मतलब बढ़ती है। ठीक है, और अनैच्छिक है, अनैच्छिक का मतलब आप अपनी इच्छा से हृदय की गति रोक नहीं सकते, हृदय की गति खुद ही चलती रहती है। अगला है, ये ऊतक बेलनाकार, कम शाखित, 1 या 2 केंद्रीय होते हैं। तीसरा है, इन ऊतकों पर हल्की व कम गहरी धारियां होती हैं। तो हृदय की जो पेशियां होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, जैसे कि हमारी जो ऐच्छिक पेशी होती है हमारी, कुछ उस तरह की पेशियां होती हैं हृदय की, जो हृदय की संरचना की पेशियां होती हैं वहाँ पे, क्योंकि हृदय को बहुत कार्य करना पड़ता है, जिससे इनको बहुत मजबूत पेशी से बनाया जाता है मतलब बना होता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एरियोरल ऊतक का क्या कार्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरियोरल ऊतक का। तो एरियोरल ऊतक जो होता है त्वचा व पेशी के बीच रक्त वाहिकाओं के अगल बगल या जो अस्थिमज्जा होता है वहाँ पर पाया जाता है। कार्य क्या है इनका? कार्य है जो शरीर में या अंगों के बीच का जो मध्य स्थान होता है वहाँ पे जो खाली जगह होती है उनकी पूर्ति उनको भर देता है और अंदर के अंगों को सहारा देता है, और साथ में या ऊतक की मरम्मत में भी सहायता करता है। जैसे कोई भी टिश्यू हो गया, वो डैमेज है, तो उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 87 से 89 पे जो भी प्रश्न है उनको हम देखते हैं। ऊतक को परिभाषित करिए। तो ऊतक को परिभाषित अगर हम करें तो क्या है? कोशिका का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य एक समान हो, उनको ऊतक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं? ठीक है, एक तरह से इनके संघटक बताने हैं। तो यहाँ पे 4 प्रकार के अवयव होते हैं। कौन कौन से? जाइलम के लिए ट्रेकिड और वैसेलस, जिसको वाहिका कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये 4 तरह के होते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा सबका डिटेल दिया हुआ है। वाहिकाएं क्या करती हैं, कोशिका भित्ति क्या करती है, कैसी होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं सारी की सारी। यहाँ पे जीवित कोशिका होगी तभी ये कार्य करेंगे। ठीक है, नलिका पाई जाती है जो कि सबका संवहन करती हैं, संवहन बंडल बनाते हैं ये। पैरेन्काइमा जो होता है वो भोजन का संग्रहण करती है, जबकि फाइबर्स जो होते हैं वो इनको दृढ़ता प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है? तो सरल ऊतक और जटिल ऊतक के बारे में बताना है। यहाँ पे सरल ऊतक की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे विभाजोत्तक। अब इसमें विभाजोत्तक में हमारा क्या आ जाएगा? पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा भी ऊपर ही आपने देखा क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। कैलेन्काइमा क्या करता है, पादप में लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये उन कोशिकाओं को या उस ऊतक को ठोस या दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जटिल ऊतक की, तो जटिल ऊतक में क्या होता है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं परस्पर मिलकर कोई सामान्य कार्य करती हैं, जैसे जाइलम व फ्लोएम। ठीक है, ये 2 जो होते हैं जटिल ऊतक होते हैं।
दोनों संवहन का कार्य करते हैं, ठीक है, संवहन बंडल बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जाइलम पानी, जो पानी है उसका संवहन करता है, फ्लोएम हमारा खनिज लवण और इन सब का संवहन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए या भेद बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैरेन्काइमा जिसको हम मृदुत्तक कहते हैं, कैलेन्काइमा को हम स्थूल कोणोत्तक कहते हैं और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ोत्तक कहते हैं। पैरेन्काइमा की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिकाएं समान होती हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव सदैव पाया जाता है इस पे, ये कोशिकाएं सजीव होती हैं, इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। वहीं कैलेन्काइमा की बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति किनारों पर होती है, सेलुलोज व पैक्टीन के जमाव के कारण कठोर हो जाती हैं ये। इनमें भी कोशिका द्रव पाया जाता है, ये कोशिकाएं सजीव होती हैं, इनमें अंतरा कोशिकाएं कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, जैसे कोशिका के बीच में जो गैप होता है वो इसमें नहीं होता। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कोशिका भित्ति लिग्निन के जमने के कारण कठोर होती है, इसकी भित्ति इतनी मोटी होती है, मतलब बहुत मोटी, इसकी भित्ति जो होती है औरों की तुलना में बहुत मोटी होती है, ठीक है। सामान्यतः ये कोशिकाएं द्रव से वंचित होती हैं, ये कोशिकाएं सामान्यतः मृत कोशिका होती हैं, इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो बाकी दोनों तो आपने देखा पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा के जीवित कोशिका सजीव कोशिकाएं हैं, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा को हम मृत कोशिका भी कहते हैं। तो ये अंतर है इन तीनों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां प्रश्न है रंध्र क्या है, रंध्र क्या होते हैं। तो देखिए पौधों की पत्तियों में जो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस जो होता है उनकी कोशिकाओं में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या वात रंध्र कहते हैं। ये पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, किस प्रकार से ये भी हम देख लेते हैं। ये वायुमंडल में पौधों, जो वायुमंडल है, वायुमंडल से पौधों के लिए वायु की गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रंध्र काम करते हैं पौधों के लिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी पौधों की पत्तियों द्वारा जो फालतू का यानी एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस पानी होता है, उसको वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं या निकाल देते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है 3 प्रकार के पेशियों को चित्र बनाकर बताइए। तो 3 प्रकार की पेशियां, ये हमारी एक पेशी है धारीदार पेशी केंद्रक वाली, ये है हमारी तर्करूपी पेशी, ठीक है, इसमें भी केंद्रक होता ही होता है, और ये है हमारी हृदय या कार्डिक पेशियां जो हमारे हृदय में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कार्डिक या हृदय वाली पेशी या हृदयक पेशी, ये क्या होती है। देखिए हृदयक पेशी जो ये उत्तक होते हैं, ये अनैच्छिक उत्तक होते हैं, ये जीवन पर्यंत हृदय में लयबद्ध संकुचन व प्रसार करती रहते हैं, जिसके कारण शरीर में रुधिर का परिवहन होता है और जो शरीर है वो जीवित रहता है। इसके बाद 8वां प्रश्न है रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशियां, इनमें अंतर बताना है, जो कि अभी 6ठा प्रश्न था। तो चित्र वहां पे है, अंतर यहाँ पे है, ठीक है। तो अंतर यहाँ से आप देख के जान सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर देख लीजिए, क्या कह रहा है, यहाँ पे रेखित या ऐच्छिक पेशी जिसे कहते हैं, अरेखित या अनैच्छिक पेशी, और यहाँ पे हृदय पेशी या हृदयक पेशी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐच्छिक पेशी या जिसे हम रेखित पेशी कहते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार अशाखित होती हैं, इन पर हल्के गहरे रंग बंधन एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं, बहुत सारे केंद्रक होते हैं जो पेशी के बाहर की ओर स्थित होते हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए ऐच्छिक पेशी कहा जाता है इन्हें। ये पेशियां सामान्यतः ज़्यादातर हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं ताकि हमारे शरीर को गति प्रदान कर सके। अरेखित या अनैच्छिक पेशी की बात करें तो ये उत्तक की कोशिकाएं लंबी तर्क रूपी शाखित होती हैं, इन पर कोई बंध नहीं होते, इसलिए इन्हें आरेखित पेशी कहते हैं या आरेखित उत्तक कहते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर जो होता है मध्य भाग में केंद्रक स्थित होता है। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, इसलिए इनको अनैच्छिक या आरेखित कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर की पलकें हो गई, पलक हमारी आँख की जो पलक है वो क्या करती है, अपने आप खुलती रहती है, बंद होती रहती है, ये है अनैच्छिक पेशी, ठीक है। ये पेशियां हमारे शरीर के अंदर आमाशय, मूत्रवाहिनी आदि अंगों में पाई जाती है। अब हृदय पेशी की बात करें तो कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखित होती हैं, ठीक है, बेलनाकार होती हैं और शाखित होती हैं।
यानी इनमें आधा गुण ऐच्छिक पेशी का होता है, आधा गुण अनैच्छिक पेशी का होता है। ऐसे आर पार बंध बहुत हल्के होते हैं यानी कम गहरे होते हैं। प्रत्येक कोशिका के मध्य एक या कभी कभी दो केंद्रक भी होते हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, यानी ये भी अनैच्छिक क्रिया करती हैं। सामान्य परिस्थिति में लयबद्ध संकुचन व प्रसार करती हैं और हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन करती हैं। तो ये अंतर होता है इन तीनों पेशियों में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाएं। तो न्यूरॉन का चित्र यहाँ पे बना हुआ है, ये चिन्हित चित्र है। यहाँ पे डेंड्राइट कहाँ है, केंद्रक कहाँ है, तंत्रिकाक्ष कहाँ है, कोशिकाएं क्या होता है, ये पूरी तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी भी दी गई है। तो प्रत्येक न्यूरॉन जो होता है ये एक लंबा प्रवर्धक होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है, ये एक्सॉन कहा जाता है पूरा। तथा बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्ध होते हैं जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका जो होती है ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का या एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र तो बहुत सारे तंत्रिकाएं जब मिलती हैं तब तंत्रिका तंत्र, जैसे मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गए, ये इसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं ये सब मिलकर ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब निम्नलिखित के नाम लिखना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है वो कौन सा उत्तक है। उत्तक जो मनुष्य पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो उन सब का नाम बताना है। ऐसे ही उत्तक जो पौधों में भोजन का सम्मान करता है, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक क्या है, मस्तिष्क में स्थित उत्तक क्या है। तो यहाँ पे उत्तर भी देख लीजिए। जो हमारी मुख गुहिका या मुख में आंतरिक परत बनाता है वो एपिथेलियम उत्तक होता है। मानव शरीर को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कंडरा होता है। फ्लोएम उत्तक पौधों में भोजन का सम्मान करता है और जल का सम्मान जाइलम उत्तक जो होता है वो करता है पौधों में। एडिपोज जो होता है ये वसा उत्तक इसको कहते हैं, ये हमारे शरीर में वसा का संग्रहण करता है। और इसके बाद तरल अधात्री वाला संयोजी उत्तक रक्त होता है। हमारे शरीर में जो तरल संयोजी उत्तक जिसको बोलते हैं वो रक्त होता है। और मस्तिष्क में पाए जाने वाला उत्तक तंत्रिका उत्तक या न्यूरॉन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पे उत्तक का प्रकार बताना है। त्वचा है, पौधे का वल्क है, अस्थि है, वृक्क नलिका, अस्तर और संवहन मंडल। तो इसमें बताना है। तो त्वचा के लिए सल्की एपिथेलियम उत्तक होता है जो पाया जाता है त्वचा में। पौधे का जो वल्क होता है वो रक्षात्मक उत्तक होता है। अस्थि में संयोजी उत्तक होता है। और वृक्क में हमारा जो वृक्क नलिका स्तर में स्तंभकार एपिथेलियम होता है। संवहन मंडल में जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक होते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पैरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो पैरेन्काइमा की बात करें तो ये उत्तक पौधे के विभिन्न भागों में जैसे जड़ों में, तनों में, पत्ती, फूल इत्यादि में पाए जाते हैं। इन पैरेन्काइमा के कुछ उत्तकों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है जिससे ये जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें भी सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका क्या है या क्या भूमिका है। एपिडर्मिस पौधों में पाया जाता है, क्या करता है। देखिए एपिडर्मिस जो होता है पौधे में सबसे बाहरतम परत होता है। जैसे हमारे शरीर में एपिथेलियम होता है सबसे बाहरी परत, वैसे ही पौधों में एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस कोशिका होती है जो सबसे बाहरी परत होती है। ये उत्तक जो है रक्षात्मक उत्तक कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बाहरी होती है तो पौधों की रक्षा करता है बाहरी पर्यावरण से, बाहरी चीज़ों से। ये उत्तक सामान्यतः जड़ में तने, पत्तियों और फूलों की कोशिकाओं के बाहर पाए जाते हैं। या मोटाई में एक कोशिकीय होते हैं जिसके बाहर क्यूरीन की परत चढ़ी होती है जिससे पौधे की आयु बढ़ती है। परिधि पर स्थित एपिडर्मिस के अंदर की कोशिकाएं कार्क कोशिका के रूपांतरित हो जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति सुवेरिन के जमाव के कारण बहुत मोटी व मृत हो जाती हैं। यह जल की हानि को कम करते हैं, ठीक है। तो ये इनका कार्य है। अब कार्य में यहाँ और सारे भी कार्य लिखे हुए हैं तो ये भी देख लीजिए।
पौधे की सुरक्षा होती है, जो वही जो ऊपर लिखा था वही पॉइंट में है यहाँ पे। इसका उपयोग रोधन व धात रोधन के लिए होता है, यानी ये धात रोधन भी करते हैं। इसका उपयोग लियोलियम व खेल का सामान बनाने में भी किया जाता है। एपिडर्मिस की कोशिका के बीच बीच में छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र या स्टोमेटा भी कहते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थ के जमाव के कारण यह मोटी व जलरोधी हो जाती हैं, जिससे जल का खपत कम हो जाता है। अगला प्रश्न है छाल या कार्य जिसको बोलते हैं, किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। छाल जो होता है वही हमारा अभी हमने बताया ना, एपिडर्मिस जो कोशिका होती है वही होती है जो पौधों की छाल होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं सुरक्षा का। तो इसकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तथा बिना स्थान छोड़े लगातार परत बनाती रहती हैं, जिससे ये मोटी हो जाती हैं और पौधे की सुरक्षा करने लगती हैं। अगला पॉइंट बिंदु आप देख रहे हैं कि इसकी भित्ति सुबेरिन, जो इसकी भित्ति होती है इस पे सुबेरिन जमा होता है, जो इसे गैसों के आदान प्रदान में सहायता करने योग्य बना देता है। अतः कार्क जो होता है यह उत्तकों की अत्याधुनिक, या कह सकते हैं जो पानी की हानि होती है, जो अत्यधिक पानी की हानि होती है वायुमंडल में, उससे इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब ये आपका लास्ट प्रश्न है। इसमें एक तालिका दी गई थी, उसको भरना था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तालिका दी गई, यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, इन जगहों पे खाली स्थान है, ये भरना है। तो अस्थायी उत्तक है। अस्थायी उत्तक के बाद अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटते हैं, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक को तीन भागों में बांटते हैं, पहला है पैरेन्काइमा, फिर कैलेन्काइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। जटिल उत्तक को हम बांटते हैं दो भागों में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स भर चुके हैं। चलिए, तो जितने भी प्रश्न थे ये सारे आपके हल हो चुके हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।